एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पहली बात तो कि फंडामेंटल का मतलब क्या है। फंडामेंटल मतलब होता है कोई भी ऐसी बॉडी जो एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो और एक वेल फंक्शनिंग फॉर्म में हो। इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सेल एक बहुत एसेंशियल यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि सेल के बिना लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, और सेल को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है या फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में ना सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। सेल से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिजम्स। दैट्स इट। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि स्टार्टिंग तो सेल से ही हुई हमारी, है ना। तो इसलिए सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। जैसे अगर आप एक बिल्डिंग में देखो तो वहाँ का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, वहाँ की ईंटें, वहाँ के ब्रिक्स, राइट, जो उसे सपोर्ट दे रहा है। स्टार्टिंग तो ब्रिक्स से ही हुई होगी, बाद में फर्दर उन लोगों ने फर्निशिंग की होगी, फिनिशिंग की होगी, है ना, फर्नीचर्स ऐड किए होंगे उस पर पेंट कराने के लिए। बट स्टार्टिंग कहाँ से हुई हमारी, सीमेंट से कह लो या फिर ब्रिक से कह लो। ब्रिक ही तो उसे सपोर्ट दे रहा है। इसी तरीके से सेल ही है जो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स और यहाँ तक कि हमें भी सपोर्ट देता है। ठीक है, तो ना इसकी एक हिस्ट्री जानते हैं कि सेल आके डिस्कवर कैसे हुए थे। इसके दो साइंटिस्ट थे, पहले थे रॉबर्ट हुक, दूसरे थे ल्यूवेनहॉक। रॉबर्ट हुक की स्टोरी सुनते हैं पहले, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक 1665 में ना अपने लैब में रिसर्च करते ऑन अ कॉक्स लाइफ, यानी कि जो पेड़ का ऊपरी तना होता है, द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द वुड, तो उस पर वो रिसर्च करते हैं। उसमें वो क्या कर रहे थे ना कि वो माइक्रोस्कोप के अंदर उस ट्री के तने को या लेयर को एग्जामिन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, कुछ छोटे छोटे से। तो उन्होंने उसको नाम दे दिया सेल्स। ठीक है, सेल का मतलब छोटा सा कमरा ऑफ कोर्स। एक बात है जो आपको नोट करनी है, वो ये है कि रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल्स को नहीं ढूंढा था, यानी कि ज़िंदा सेल्स को नहीं ढूंढा था, उन्होंने डेड सेल्स को ढूंढा था, यानी कि मरे हुए सेल्स को। ऑलराइट, अब आता है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक 1674 में फ्री लिविंग सेल्स को उन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है, इन द ईयर 1674। कैसे? पॉन्ड वाटर से, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पॉन्ड वाटर मतलब क्या है कि तालाब का पानी, तालाब के आसपास जो मिट्टी होती है गीली, शायद उन्होंने उसे यूज़ किया हो, या फिर जो पानी होता है पॉन्ड का उसे यूज़ किया हो। उसमें उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, उन्होंने उनको लिविंग सेल्स बताया। ऑफकोर्स देखो, रॉबर्ट हुक ने बता दिया था सेल क्या है, बट ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। ओके, अब आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था विद इन द सेल। ठीक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, यानी कि सेल का ब्रेन कह लो, ब्रेन ऑफ द सेल, आगे हम पढ़ेंगे ब्रेन ऑफ द सेल, यानी कि इससे पता चल रहा है कि न्यूक्लियस ही सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था इन द ईयर 1831। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी एक सेल है और उसके पार्ट्स को अलग अलग डिस्कवर करने की क्या ज़रूरत है, एक बार में नहीं कर सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, उस टाइम पे क्या होता था, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहली बात तो ये क्या होता है ना कि उस टाइम पे लोगों के पास इतनी इंटेलिजेंस नहीं थी, और जो ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग होता है ना एकदम, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, दोनों ही उस टाइम पे कुछ ऐसा डिस्कवर कर देते हैं जिसकी उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो दीज डिस्कवरीज हैपन बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। अब है पर्किंजी। तो पर्किंजी ने एक प्रोटोप्लाज्म के टर्म को बताया था जो कि सेल के फ्लूइड कंटेंट को कहा जाता है। कब बताया था उन्होंने? 1839 में। अब देखो, इसमें ना ये हम लाइन वाइज पढ़ रहे हैं तो हमें इजी टू अंडरस्टैंड है। पहला डेड सेल्स, देन लिविंग सेल्स, देन न्यूक्लियस। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? जब भी हमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली बताना होता है तो हम प्रोटोप्लाज्म के टर्म को यूज़ करते हैं। अब आती है हमारी सेल थियोरी। तो मैं आपको अभी बता दूंगी, आगे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेल थियोरी में ना 2-3 मेन साइंटिस्ट थे। पहला, वहाँ पे ना सेल थियोरी कुछ नहीं है, इसमें बस 3 बेसिक से पॉइंट है सेल के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट ये कहता है कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब सेल से बने होते हैं, और इस चीज़ को श्लिडन ने 1838 में बताया था। सेकेंडली, शॉन, उन्होंने 1839 में बताया कि सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइफ, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब थर्डली हमारे एक न्यू साइंटिस्ट आते हैं या फिर बायोलॉजिस्ट आते हैं, विरशॉ। तो वो 1855 में आते हैं। तो आप देख रहे हो कितने ईयर्स का गैप है।
एनीवेज तो विर्शाओ हैं, उन्होंने सेल थियरी में एक एडिशनल पॉइंट ऐड किया, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि जितने भी सेल्स हैं दैट ऑल द सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जितने भी सेल्स हैं, पहले से तो कोई सेल होगा, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो है, प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करता है, फिर उसमें सेल डिवीजन हुआ होगा, है ना, तो उससे 2 सेल्स बने होंगे। अब वो दोनों सेल्स भी सेल डिवीजन करेंगे, देन उनसे जो डिवाइड होकर निकलेंगे वो दोनों भी सेल डिवीजन करेंगे, तो ऐसे करके करके मल्टीप्लाई होते हैं सेल्स। इसका मतलब सभी सेल्स किसी ऐसे सेल से बनते हैं जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था। देन आता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है 1940 में। इसकी वजह से ना लोगों को जो सेल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। यहाँ पे एक छोटू सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें बस इतना बताया जा रहा है कि जब आप अनियन पील लेते हो, यानी कि प्याज का छिलका लेते हो और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालते हो, उसको पहले पानी में डालते हो, सोक होने देते हो, और फिर एक स्पेशल स्टेन के साथ उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको क्या दिखेंगे, वहाँ पे अनियन के सेल्स दिखेंगे। और जो ये सेल्स आपको जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उनको सेल्स बोलते हैं, यही लिखा है इसमें, ठीक है। और दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द अनियन। अब देखो यहाँ पे ये भी बोल रहा है, अगर आपके घर में बहुत सारे मान लो 20 प्याज रखे हैं, ठीक है, वो 20 प्याज के सेल्स ना एकदम सेम होंगे, एकदम आइडेंटिकल होंगे, ऑल दो उनका साइज़ कलर अलग हो सकता है, बट उनके जो सेल्स हैं वो सेम होंगे। ये है माइक्रोस्कोप के पार्ट्स। सेल थियरी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेनली। पहला होता है यूनिसेल्युलर, दूसरा होता है मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब ही होता है सिंगुलर, तो यूनिसेल्युलर में एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, सिंगल सेल, यानी कि वो सिंगल सेल खुद ही अपने सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है, वेदर इट इज़ रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन और वट एवर डाइजेशन, ठीक है। जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सेल अकेला करता है, मतलब उसको किसी और सेल की ज़रूरत नहीं है, किसी बॉडी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही एक सेल है जो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जीता है। तो इट इज़ अमीबा फॉर एग्जाम्पल, आपने अमीबा के बारे में बहुत पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में। देन इट इज़ पैरामीशियम और सम वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर मतलब होता है कि मल्टी मतलब बहुत सारे सेल से मिलके बनी हुई बॉडी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आप इन्हें गिन भी नहीं सकते, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए अलग अलग सेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, है ना, एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड ऑल। तो देखो जो शेप और साइज़ होता है ना, वो कौन डिसाइड करता है कि उनका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। मतलब जो भी फंक्शन उनको मिलता है उस हिसाब से उनका शेप और साइज़ डिसाइड होता है। अभी मैं आपको फर्दर बताती हूँ। देयर इज़ अ डिवीजन, मतलब इन सेल्स में ना ये अपने आप में टास्क बांट लेते हैं। जैसे जब आपको होमवर्क करना होता है तो आप सोचते हो पहले मैं हिंदी कर लेता हूँ क्योंकि कल चेक होनी है, बाद में इंग्लिश कर लूँ, बाद में ये कर लूँ, फिर ये कर लूँ अभी, है ना। वैसे ये लोग भी टास्क को डिवाइड करते हैं आपस में, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली आप देखो कि इन सभी सेल्स के सेम ऑर्गेनल्स होते हैं। अब ऑर्गेनल्स टर्म ना बहुत 10 बार आएगा यहाँ पे, बट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्गेनल्स मतलब द पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है। इन पार्ट्स का स्पेसिफिक नाम है। अब जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं ना वो सेम होते हैं, मतलब उनके फंक्शंस अलग हैं, उनका बॉडी पार्ट भी अलग है ना, वो जा भी अलग जगह रहे हैं, बट उनके ऑर्गेनल्स एकदम सेम टू सेम होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ब्लड सेल्स को लो, अब ज़रूरी नहीं कि वो सर्कली शेप के हों, सेल्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो ब्लड सेल्स हैं वो सर्कुलर शेप के, इनका काम क्या होता है, ब्लड को बनाना। देन आते हैं नर्व सेल्स जो कि आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है ना। यानी कि इनका काम क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन और टू कनेक्ट नॉलेज विद द ब्रेन, है ना। क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही होगा, यहाँ पे करोड़ों न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और लेट मी गिव यू अ टिप, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स ज़्यादा जल्दी बनते हैं, जिससे आप ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अब आते हैं हमारे फैट सेल्स, यानी कि बॉडी में जब फैट बढ़ जाता है तो ये सेल्स वहाँ पे आते हैं। देन आते हैं स्पर्म सब में नहीं होता है, स्पर्म मेल्स में होता है, विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। ओवम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। तो दीज बोथ आर सेल्स। अब आता है हमारा स्मूथ मसल सेल्स, आपके जो मसल्स होते हैं वो इन सेल से मिलके बनते हैं। एंड देन बोन सेल्स, आपका बोन जो होता है इन सेल से मिलके बनता है। अब हु डिस्कवर्ड द सेल, तो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक एंड ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक का यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है तो हम रॉबर्ट हुक लेंगे, ऑलराइट। अब व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल,
देखो सेल जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है उनमें स्पेशल पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनल्स। मैंने आपको बता दिया था सेल के पार्ट्स को बोलते हैं ऑर्गेनल्स। इन ऑर्गेनल्स की वजह से सेल्स अपने फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं और जो एनवायरनमेंट है आसपास का उसके साथ इंगेज कर पाते हैं। पहला पार्ट हमारा पहला ऑर्गेनल ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो आप, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम होता है ना कि जो बाहर का कंटेंट है, बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो सेल के अंदर के कंटेंट से मिक्स ना हो जाए, ठीक है। कुछ मटेरियल को अपने अंदर एंटर करने देता है और एग्जिट करने देता है, जबकि कुछ सेल्स को ये बिल्कुल भी जाने नहीं देता है, ठीक है। अब ऐसी चीज़ को, या फिर आप सीवर ले लो, इन इजी वर्ड, जो चाय छन्ना होता है हमारे घर में, वहाँ पे से चाय पत्ती तो उसमें रह जाती है ना, सीवर में, बट जो चाय होती है वो निकल जाती है नीचे से। तो इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आई मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जस्ट लाइक अ सीवर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ऑस्मोसिस के बारे में और डिफ्यूजन के बारे में। बस ये दोनों क्या है ना, सिंपली दीज आर सम प्रोसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ मैटर। पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जब भी कोई गैस मूव करता है ना तो डिफ्यूजन इज़ हैपनिंग। इसमें क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया पे जाता है गैस, ठीक है। इसमें मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, अगर आप यूनाइट होके बैठे हो, अगर आप एकदम हाथ वाथ पकड़ के बैठे हो, घुसे हुए एक रूम में या बस में बैठे हो एकदम सिकुड़ कर, तो यू आर इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये बात आपको याद रखनी है। एंड जब आप एकदम फैले फैले बस से उतर जाते हो तो यू आर इन लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। अब गैस जब एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो उनके मॉलिक्यूल्स ऐसे हो जाते हैं, बट अगर गैस एकदम दूर 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 जाएगी तो उनके मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ना वाटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। पानी सेल मेम्ब्रेन से पास हो सकता है, एंटर कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो प्लांट सेल होते हैं वो प्लांट सेल्स में ये प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का, ठीक है। इसमें ना वाटर को वो एंटर करने देते हैं क्योंकि उन्हें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विदाउट वाटर दे रियली कैन नॉट सर्वाइव। ऑस्मोसिस इज़ एसेंशियली डिफ्यूजन, ठीक है, मतलब इसका मतलब भी डिफ्यूजन ही है, बट इट इज़ स्पेसिफिक टू वाटर, ठीक है, मतलब वाटर का प्रोसेस है ये। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस आर मूवमेंट्स, वेयरएज ऑस्मोसिस वाटर के लिए और डिफ्यूजन गैस के लिए, ठीक है। ऑस्मोसिस में जो वाटर होता है ना वो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाता है। डू यू नो ऑस्मोसिस इज़ अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। हाँ, मैंने आपको यहाँ पे जो बताया लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जाना। ओके, अब आता है व्हाट हैपन्स इफ वी प्लेस एन एनिमल और प्लांट सेल इन अ शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन, वन ऑफ 3 आउटकम्स में अकर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस और यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है ना, इन लोगों ने बताया है कि यहाँ पे शुगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन से ही है, इनमें अगर सेल को डाल दे तो क्या होता है। देखो, अगर किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल ना रिंकल करने लगता है, यानी कि उसका साइज़ स्मॉल हो जाता है और श्रिंक करने लगता है, ठीक है। अगर सेल को आप डालोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो सेल स्वेल्स कर लेता है, मतलब पानी को सोख लेता है और बड़ा होने लगता है और एक टाइम पे आके वो बर्स्ट हो जाता है। और राइट, अगर आप उसे डालोगे एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में तो जो सेल है वो नॉर्मल साइज़ का ही रहेगा। अब ना इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देखो हाइपो का मतलब ही होता है लो, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है सॉल्यूशन का वो लो है, ठीक है, और जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है सेल का वो हायर देन द सॉल्यूशन है। ऐसे केसेस में क्या होता है ना, जो सॉल्यूशन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाता तो है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, बट वो पानी अंदर ही ट्रैप हो जाता है, कैद हो जाता है और बाहर नहीं आ पाता। दिस मीन्स कि सेल का साइज बड़ा हो जाता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है ना, जो वाटर है, जो सराउंडिंग है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है सेल के जितना है, इक्वल टू द सेल है, तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा सेल में, है ना। नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे वाटर अंदर जाता है और बाहर भी आता है, ठीक है, पानी सेल के अंदर भी जाता है, बाहर भी आता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर का मतलब होता है हाई, यानी कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई है और सेल का कॉन्सेंट्रेशन लेवल लो है, जिस वजह से सेल पानी लूज़ कर देता है थ्रू ऑस्मोसिस। और जब पानी लूज़ कर रहा है तो फिर ऑफ कोर्स वो श्रिंक हो जाएगा, उसका साइज़ स्मॉल हो जाएगा। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
देखो यहाँ पे ना एक स्पेशल सा पावर है प्लांट्स के पास, जेड प्रोटेक्शन है उनके पास। मतलब हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, प्लांट्स के पास भी है, बट उनके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है विच इज़ द सेल वॉल। अब सेल वॉल उनके पास इसलिए है, रीज़न पूछे तो बता देना, ठीक है। रीज़न ये है कि बाहर का जो हार्श क्लाइमेट हो जाता है कभी कभार वेदर कंडीशंस एक्सट्रीमली चेंज हो जाती हैं, इससे खुद को बचाने के लिए सेल वॉल होती है प्लांट्स के पास। हम लोग तो अगर बारिश हो रही तो अंदर आ जाते हैं घर के, या फिर छाता यूज़ कर लेते हैं, बट उनके पास ये नहीं है, उनके सेल्स में सेल वॉल है, ठीक है। अब दिस वॉल इज़ लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स अगर सेल ऐसे है तो उसके बाहर मतलब ये वाला जो लेयर है अंदर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये वाला लेयर। उसके बाहर जो लेयर है ये एक प्रोटेक्शन लेयर विच इज़ द सेल वॉल, जो कि ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है प्राइमरी। और ये किसकी बनी रहती है? सेल्यूलोज की बनी रहती है, जो कि उस सेल को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि सेल्यूलोज ही है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड टू गिव सपोर्ट। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। जब भी एक प्लांट वाटर को लूज़ करता है ना अपने अंदर से, मतलब वाटर छोड़ता है, बाहर निकालता है थ्रू ऑस्मोसिस, उसका ना एकदम श्रिंक हो जाता है, ठीक है। उसका साइज़ ना एकदम छोटा सा हो जाता है और सेल वॉल से छोटा हो जाता है, ओके। मतलब यहाँ पे आप देखो, ये लाइक लेट्स से दिस इज़ द सेल वॉल, ठीक है। ये मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पतला सा और ये बाहर वाला सेल वॉल। तो क्या होगा ना, सेल का साइज़ हो जाएगा इतनू सा, बट जो सेल वॉल है वो इतनी ही रहेगी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। अभी इस पार्ट के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में।